Good morning, everyone. Good morning, so तो कल हमने कहाँ तक सीखा था? कल वाला रिपीट कराना है क्या? कौन से सब्जेक्ट में फोटोज आई थी कल आपको? ओसी के सब्जेक्ट में आई थी सर। उसमें फोटोज बहुत ज्यादा ब्लर है। ठीक है। शीतल मैम का लेक्चर है ना आज वैसे? नहीं, कल है। कल है। चलो मैं आज एक बार मैम को बोल दूंगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने बहुत बेसिक चीजें करी थी। बीइंग बेसिक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कल का सबको सारा चीज क्लियर है? सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना कल वाला। ठीक। तो अगर आप और आपका फ्रेंड अगर रेस्टोरेंट जाते हो पूजा, और मेन्यू में अगर पिज्ज़ा है और बर्गर है और 5 पिज्ज़ा के ऑप्शंस हैं और 4 बर्गर के ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार कुछ भी मंगा दे तू एक चीज़, तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस होता है? 9। अब मैं बोलूं कि अच्छा एक पिज्ज़ा और एक बर्गर मंगा दे, तो आपके पास फिर टोटल कितने ऑप्शंस होंगे? 5 × 4, 20। ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए कि दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, तो कितने, अगर एम ऑप्शन है और एन ऑप्शन है, तो दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करनी है तो M+N। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ये वाली चीज क्लियरली समझ में आई आपको? अच्छा, जस्ट प्रांजल, अभी हमने ये नया चैप्टर ही जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है उसका, तो आओ एक बार आप भी समझ लो। ठीक है, 20 कैसे, ये नहीं समझ में आया पूजा को? पूजा, आपके पास 5 पिज्ज़ा के ऑप्शन है, आपके पास 4 बर्गर्स के ऑप्शन है। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको एक पिज्ज़ा और एक बर्गर मंगा दो, तो आप P1 अगर आप मंगा रहे हो, एक पिज्ज़ा है, तो आप उसके साथ कोई भी 4 बर्गर में से एक बर्गर मंगा सकते हो। मान लो आपने B1 मंगाया है, तो P1 और B1, फिर ऐसे ही P1 और B2, फिर ऐसे ही P1 और B3, तो ऐसे अलग अलग बर्गर्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया ना ये। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5 × 4, 20। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि अगर दो चीजों के बीच में सिलेक्शन करना है हमको, एक ए और बी, और बीच में एंड अगर है हमारे पास, तो
m इंटू n यूज होता है, ठीक है। अगर और है, सीधी बात है, दोनों में से एक चीज चूज करनी है तो m प्लस n, और दोनों में से अगर मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए तो फिर m इंटू n। ये समझ में आया पूजा? ओके प्रांजल, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, दिस इज जस्ट वेरी बेसिक्स। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। आज ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट फर्स्ट डे ही कंसिडर कर सकते हो इस चैप्टर का। वैसे तो सेकेंड डे है, बट हमने इतना कुछ भी नया ज्यादा किया नहीं है। तो अब इस चैप्टर का नाम है यस परम्यूटेशन एंड सर। कॉम्बिनेशन। तो आओ सबसे पहले परम्यूटेशन हम सीखते हैं। तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज वेज ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, वेज ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। अभी अगर आपके सामने 3 डिजिट है, 2 है, 5 है और 8 है। अगर अब पूजा और प्रांजलि ये आंसर देंगे, बाकी लोग ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं पूजा आपसे पूछूं कि इन 3 नंबर से, ये प्रांजल ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, इन 3 नंबर से आपको 3 डिजिट, इन 3 नंबर से कितना एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, बट विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो आपको ये 3 नंबर यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो कितने नंबर बना सकते हो आप ऐसा? कितने 2 डिजिट नंबर बना सकते हो यूजिंग दीज 3 numbers, but there should be no digit which should be repeated? अरे 2 डिजिट नंबर क्या होता है पूजा? तो ये 3 नंबर यूज करके कितने 2 डिजिट नंबर हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें हमें एक भी रिपीटेड डिजिट्स नहीं होंगी? रिपीटेड डिजिट्स मतलब 22, 55, 88, ये सब नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं? प्रांजल पूजा आंसर दो फटाफट। समझ में नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख। 2 डिजिट नंबर क्या होता है प्रांजल, ये पता है आपको? यस सर। हाँ, तो अब 2 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास ऑप्शंस है 2, 5 और 8। तो अगर मैंने इस पोजीशन पे 2 रख दिया, दो पोजीशन होती है, एक होती है टेंस और एक होती है वंस। ये तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा है। तो अभी अगर मैं इधर 2 रख देता हूँ तो अब ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं यहाँ पे? या तो मैं 5 रख सकता हूँ, या तो मैं 8 रख सकता हूँ। ये क्लियर है? यस सर। अभी अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो क्या क्या नंबर्स वंस प्लेस पे आ सकते हैं? 2 या फिर 8। 2 या फिर 8। और अगर यहाँ पे मैंने 8 रखा तो फिर वंस प्लेस पे क्या ऑप्शन बच रहा है? 5 और 2। 2 और 5। अब इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये तो सिंपल मेथड है, बट ये क्या होता है ना कि ये लंबा बहुत हो जाएगा व्हेन देयर आर मोर नंबर्स। तो हम इसके अंदर एक लॉजिकल स्टेप यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पोजीशंस हैं जहां पे हमको नंबर डालने हैं, ये है टेंस पोजीशन और ये है वंस पोजीशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस है नंबर रखने के? टेंस पोजीशन पे मेरे पास कितने ऑप्शंस है नंबर रखने के? 2 है, 5 है 3। और 8 है। टोटल 3 नंबर्स मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अब वंस प्लेस पे कितने, अगर 3 में से मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया टेंस प्लेस पे, तो वंस पोजीशन पे रखने के लिए कितने नंबर्स बचेंगे मेरे पास? 2। 2। तो 3 × 2 आंसर आया 6। समझ में आया ये? यस सर।
चलो अभी एक एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तुम ये वाला सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तुम्हें और पूजा को करना है, ये हम लोग कर चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम फोर स्टूडेंट्स ए बी सी डी, one student is to be selected as the captain and the other student is to be selected as the vice captain of a cricket team। कितने ऐसे पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन इन चार स्टूडेंट्स में से चूज कर पाऊंगा? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं है। प्रांजल, आपका आंसर? कैसे आया एट आपका बेटा? चार स्टूडेंट है तो कैप्टन बनने के चांसेस कितने लोगों के हैं? नहीं नहीं सर, 4 into 3 इज इक्वल हाँ, टू 12। 4 into 3 इज इक्वल टू 12। समझ में आया? भैया टू कैसे कर यस सर। दिया? फोर, आप लोगों के पास फोर ऑप्शन थे कैप्टन सेलेक्ट करने के, अब एक हट गया उसमें से, तो बच्चे तीन ही ना। ये समझ में आया? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब ये एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लो, टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स है, ए से लेके आई तक, तीन पोजीशन है। फर्स्ट जो आएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, सेकंड जो आएगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा, और थर्ड जो आएगा उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो ऐसे कितने ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है ए बी, ए से लेके आई तक में, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो सके? ये वाला कर दोगे फिर हम सब सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, कल हमने इतना ही किया था। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए इतना। तुम अब रियलाइज करोगे जो कल अटेंड कर चुके हैं कि ये इतने इजी क्वेश्चंस है कि इसमें टोटल 2 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन में नहीं लगता है। आपको खाली एक बार लॉजिक बिठाना है, वो लॉजिक ऑटोमेटिकली जैसे ही आ जाएगा आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा। 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, गोल्ड कितनों को मिल सकता है, सिल्वर कितनों को मिलेगा और ब्रॉन्ज कितनों को मिलेगा, ऐसा आपको एक टोटल अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बनाने के। भाई पहले में ए अगर जीता तो ए को गोल्ड, बी को सिल्वर, सी को ब्रॉन्ज। फिर मान लो बी जीता, फिर सी जीता, फिर डी जीता, ऐसे। क्या आएगा फाइनल आंसर? पूजा, प्रांजल, मेन आप ही लोगों को करना है ये क्वेश्चन सॉल्व, बाकियों को तो आता है। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया था, कैप्टन वाइस कैप्टन, हाँ। ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है। ऊपर आपको है ना तीन, दो पोजीशंस थी जो फिल करनी थी। अब यहाँ पे तीन पोजीशन है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक थर्ड है। तो भाई कितने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं? भाई ए फर्स्ट आया, बी सेकंड आया, सी थर्ड आया। फिर ए फर्स्ट आया, सी सेकंड आया, बी थर्ड आया। फिर ए फर्स्ट आया, सी सेकंड आया, डी थर्ड आया, डी सेकंड आया, डी फोर्थ, ऐसे आपको। तो टोटल कितने ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे सेट करने के लिए? तो भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 9 लोग अगर रेस में 9। करते हैं तो फिर गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं? 9 लोगों के पास है। 9। अब आदमी को गोल्ड मेडल मिल गया तो सिल्वर मेडल कितने लोगों को मिलेगा? 8। अब ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, बताना तो मेरे को। ऊपर वाला समझ में आया और ये नहीं आया समझ में, तो कैसे होगा फिर?
समझ में आया ये कैसा है? 9 into 8 into 7 इजी है। इजी तो है, पर तुमको ही नहीं समझ में आया ना। तो चलो, कल हमने यहाँ पोजीशन पे स्टॉप किया था कि परम्यूटेशन को जो है एन पी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन पी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो एन क्या है इसके अंदर? एन है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज। कि भाई एन जो है, कि 9 अगर रेस में दौड़ रहे हैं तो एन क्या हो जाएगा? 9। 4 स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। तो एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन या टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। आर होता है उसमें से कुछ सेलेक्टेड पोजीशंस। तो अगर मैं बोलूं कि 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 9 में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या लिखोगे? 9p2। कि 2 लोगों को सेलेक्ट करना है आपको, कितने लोगों में से? 9 लोगों में से। अगर मैं आपको बोलूं आपको 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, चार अगर मैं आपको बोलूं 11 लोग सेलेक्ट करने हैं 100 लोगों में से, तो आप क्या लिखोगे? आपको 100 लोगों में से 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, 100p11। सिंपल। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है प्रांजल, ये क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अगर मैंने कुछ भी ऐसा लिखा है कि एन पी आर, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। एन पी आर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। कब तक? जब तक एन माइनस आर तक नहीं चला जाता वो। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, 3p2 लिखा है। तो 3p2 को इस फॉर्मूले में अगर आपको मैं लिखने को बोलूं तो आप कैसे लिखोगे? थ्री इंटू 3 - 1, तो 2। तो टोटल 2 वैल्यूज लेनी थी, आपने 2 वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए। अब आपको अगर मैं बोलूं आपको NP3 को इस फॉर्मूले में लिखना, तो आप कहां तक लिखोगे? एन एन माइनस वन और n-2। n-3 तक नहीं जाओगे, आपको टोटल 3 पोजीशंस लेनी है। तो n-1 और n-2, तो 3 वैल्यूज तक हम लोग जा रहे हैं खाली। ये समझ में आया पूजा? ये समझ में आया प्रांजल? कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला है। आप लोगों को है ना, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नॉर्मल सा, n+2, n+2, और यहाँ पे है p, और मैं बोलूं 4 नीचे है, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर इसको एक्सपांड करना होगा तो कैसे करोगे? n+2 इंटू ब्रैकेट में n+2 -4 -1। नहीं, प्रांजल आप ट्राई करो। ब्रैकेट लिखा करो मीत श्रुति आप लोग। तो
n+2 इंटू n+1 इंटू n-1। तो n+2 मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आपको 4 पोजीशन तक नीचे जाना है इसमें। तो अगर n होता तो हम क्या करते थे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे कर रहे थे जब हम n से कर रहे थे। तो n+2 होगा और हमको 4 पोजीशन नीचे तक जाना है। तो कैसे जाएंगे, n+2, फिर नेक्स्ट पोजीशन उससे नीचे कौन सी होगी, n+1, फिर नेक्स्ट पोजीशन उससे कौन सी होगी नीचे, n, और उसके एक और नीचे कौन सी पोजीशन होगी, n-1। इन चारों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। t-1 p टू द पावर नहीं, टू 3। तो अब आप इसका मेरे को बताओ क्या होगा, t-1 p3। आपको 3 पोजीशन तक नीचे जाना है। तो 3 पोजीशन देख लेते हैं। एक तो खुद हो गई ये पोजीशन t-1, दूसरी क्या होगी, t-2। t कैसे होगी, -1 के एक नीचे क्या होता है। नीचे जाना है ना। हाँ, अरे तो भाई n+2 था, तब जब नीचे जा रहे थे तो n+2 n+1 n आया। तो अगर t-1 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसके बाद t कैसे हो सकती है इसके नीचे की एक वैल्यू, समझे। यस सर। हाँ, तो अब आ जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये फॉर्मूला को भूल जाओ अब वापस, इसको हम बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज फैक्टोरियल। तो अगर मैंने लिखा है कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कहीं पे भी तुमको ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे नंबर से पहले, नंबर के बाद, तो आपको समझ में जाना चाहिए कि ये फैक्टोरियल है। तो अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये समझ में आया सबको। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, सर फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, के वो और उसके नीचे के जितने भी नंबर्स है 1 तक, वो सारे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकता हूं क्या मैं। 5 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। You don't understand the difference between n and n exclamation point। तो आओ विधि को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। विधि, ये एक नंबर है 5, ठीक है, और ये है 5 फैक्टोरियल। कैन यू से 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो आपको क्या नहीं समझ में आया, n एक नंबर है, n एक नंबर है, और उसका फैक्टोरियल मींस उसके नीचे के वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसके नीचे के सारे नंबर टिल 1। नेचुरल नंबर जितने भी है वहां तक हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल समझ में आ गया, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मेरे को बताओ 1 फैक्टोरियल क्या होगा। 1 फैक्टोरियल होगा 1, और 0 फैक्टोरियल क्या होगा। 0 फैक्टोरियल होगा 1। कल ही मैंने बताया था, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, आज एक्सप्लेन करूंगा ये। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर कोई एक कमरा है, ठीक है,
ये तुम्हारा कबर्ड है, इसमें सब भरा है, एकदम खचाखच भरा हुआ है, और कोई भी चीज रखने की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होना भी एक पॉसिबिलिटी है, कि देर इज नो पॉसिबिलिटी, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होती है ना, उसको भी एक एक इवेंट की तरह तो काउंट करेंगे। तो इसीलिए जीरो फैक्टोरियल के भाई अगर कोई भी वे में अरेंज नहीं कर सकते तो वो भी एक आंसर ही हुआ हमारा, कि भाई इसको कोई और तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। दैट इज वाई नो पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। सो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। जीरो कभी भी आंसर नहीं आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, देयर कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल क्लियर। अब यस ये सर। हम देख रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कि ये क्या कर रखा है इसने। तो देखो इसने कुछ नहीं किया है, एनपीआर को इसने खाली एक्सपांड किया है। इसने क्या किया है भाई, एनपीआर का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा और इसको जो है एक्सपांशन में लिखा, फाइनली ये आंसर आता है इससे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन जीरो नहीं हो सकता, आर जीरो नहीं हो सकता, मतलब आर या आर जीरो हो सकता है या तो जीरो से एक वैल्यू ज्यादा हो सकता है, पर एन तो हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा। ये अब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सबको क्लियर है ये फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूला और सारे क्वेश्चन इन्हीं पे फॉर्मूलाज पे सॉल्व होंगे। तो आओ अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। अब एन पी जीरो ये वन कैसे आया, तो ये देखो भाई आर को जीरो रखा है यहाँ पे, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, वन। डेरिवेशन आपको पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, तो आप खाली परम्यूटेशन फॉर्म को जो है आपको फॉर्मूला समझना है बेटा, तो वो इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वो सीधा और सीधा जो है इसी के, अगर कोई डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो मैं नो डाउट डेरिवेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए हम एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब नीचे अगर एन पी एन है तो एन पी एन मतलब आर की जगह पे एन रखा है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, वन। तो आंसर क्या आ गया, एन फैक्टोरियल। समझ में आया ये सबको। अब देखो एन पी वन कैसे आया है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल को देखो इसमें क्या लिखा है, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिया है वापस, ये और ये कट, बचा क्या खाली एन। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आओ तो देखें तो हम ये लोग वाला, सॉल्व। हाँ, ये वाला नहीं आया मुझे। अरे इसमें अभी मैंने बताया था ना, फाइव फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल। आया समझ में, यही लिखा है यहाँ पे। चलो अब ये चार क्वेश्चन है, फटाफट इनके मेरे को आंसर्स दे दो और मेरे को प्रूव कर दो कि भाई तुमको ये वाला पोर्शन आ गया है। फिर हम लोग जो क्वेश्चन वाले अच्छे वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व कर दो, चारों के फटाफट आंसर दे दो मेरे को। ठीक है, एवरीवन, सबको ये अटेम्प्ट करना है। सर आप बोलो सर बेटा। कल कल आपने जो होमवर्क दिया था ना, तो मैंने ना हाँ वो सारे सम इसी फॉर्मूला से कर दिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने ना ये हाँ, जो आगे वाले जो यूज ही नहीं किए, मल्टीप्लाई वाले वो सब।
मतलब पुराने वाला जो इससे पहले अपन ने सीखे थे। नहीं, जैसे कि अभी इसमें सेकंड वाला अभी जो आपने सॉल्व करने के लिए दिया है, तो इनमें इनने हाँ वो फॉर्मूला यूज नहीं किया एन फैक्टोरियल वाला, इनने इसमें लिख दिया एन ब्रैकेट में n-1। फिर वो मतलब मैंने तो सिर्फ एन फैक्टोरियल वाले फॉर्मूला से ही निकाला है, तो रॉन्ग है क्या? कोई भी निकालो, आंसर सेम ही आता है मतलब। हाँ, आंसर राइट आ रहा था। आंसर राइट आ रहा था तो फिर क्यों टेंशन ले रहे? 1.3336 पॉइंट में तो नहीं आंसर आता मीत। अच्छा 336। प्रांजल 336 आया। प्रांजल बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, इतना तो इजी है। 8p3 दे रखा है। अब तुमको मैंने दो मेथड सिखाए हैं 8p3 निकालने के। पहला एक मेथड तो हमने ये निकाला है, कौन सा? 3 पोजीशन नीचे चले जाओ, 8, 7 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ सकता है। ठीक है, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर रख दो, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3, 5 फैक्टोरियल। तो अब 8 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं हम, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 8 × 7 × 6 आंसर आया। समझ में आया प्रांजल? यस सर। तो अभी मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 7p6। दो ऑप्शन है बेटा, या तो इस मेथड से सॉल्व करो या तो इस मेथड से सॉल्व करो। इजी है, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो सबके आंसर आ गए। किसी को भी डाउट है इसमें तो एक बार कमेंट्स में लिख दो, नहीं समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। बाकी लोग, गौरव, अनीता, ज्योति, नैन्सी, मनीषा, विनय, विनीत, सब क्लियर? गुड। चलो प्रांजल, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन करना है और आ गया सर। आ गया। चलो तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे। यस सर। चलो तो ये वाला निकाल के दिखाओ मेरे को। NP3, इसका वैल्यू 720 है। इसका वैल्यू क्या है? 720। तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे? सर ये अब तो ऐसा नहीं है जैसा पहले दिया था आपने। हाँ पता है थोड़ा सा हार्ड है, बट इसमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है आपको, NP3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n × n - 1 इंटू n - 2, ये लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। सॉरी n - यस 2 सर। लिखना है ना यार। ठीक है। अब
720 है, नंबर को देखो एक बार। तो ये देख के तो समझ में पड़ रहा है कि इसमें एक नंबर तो 10 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आ रहा है, तो भाई 0 किसके नंबर में आता है? जो एनीथिंग विच हैज ईदर 5 और 10 मल्टीप्लाइड टू इट। तो हमको ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 720 आता हो। हमें पता है 72 किसकी टेबल में आता है? 8 9 9 8 तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 720। तो n इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व नहीं करना होता, यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, तो ये नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने लगो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सुंदर बात यह है कि आप ट्रायल एंड एरर से आंसर निकाल सकते हो। तो आप n की वैल्यू 11 लेके देखते हैं, आपका आंसर नहीं आता, तो आप n की वैल्यू 10 लेके देख रहे हो, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? देखो इसने भी यही किया ना, डायरेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। भाई देख लिया कि किन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 720 होता है। तो अब अगला क्वेश्चन, 7 P R। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, इज इक्वल टू 42, कि भाई 7 में से मैं कितने ऐसे स्पेसेस रखूंगा सिलेक्शन के टोटल 42 आ जाए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है? 6। 6। तो कितने, 2 ही नंबर चाहिए हमको, 7 चाहिए और 6 चाहिए। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2। समझ में आ गया? सिंपल है। इतना बेकार क्वेश्चन है। आओ अगला वाला देखते हैं। अब देखो आपके पास क्या होता है ना, दोनों मेथड से सॉल्व करने का ऑप्शन रहता है। या तो आप इस मेथड से करो, तो इस मेथड से देखो कैसे होता है। ये देखो, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। कितना अच्छा है ये ऑल्टरनेटिव मेथड, सुंदर एकदम। बट मान लो हमको इससे नहीं करना है और हमको ये वाले मेथड से करना है, तो क्या लिखोगे आप? 7 PR को 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल। इसका वैल्यू हमको दे रखा है 42, तो 7 माइनस R फैक्टोरियल को लेके गए यहाँ पे, 42 आ गया यहाँ पे। तो ये इन्होंने 7 इंटू 6 कर दिया, 5 फैक्टोरियल बचा, 42 42 कट, 7 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट, 7 माइनस R इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 2। मजाक की बात यह है कि आप ये मेथड यूज करोगे या ये मेथड यूज करोगे, मार्क्स दोनों में ही मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है एकदम कि ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, आप दोनों यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? या फिर देख लेना भाई कितने मार्क्स के लिए आया है एक क्वेश्चन। अगर ये 3 मार्क के लिए आया होगा तो इट इज बेटर टू गो फॉर दिस। अगर ये 1 मार्क के लिए आया है, इट इज बेटर टू गो फॉर दिस। क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन करेंगे ये वाला। ये क्वेश्चन है, 56 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। 56 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। तो 8 में से क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 56 आ जाता है? 7। तो इस 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 56 है, दोनों कट, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल।
n इज इक्वल टू 6। ओरल क्वेश्चंस है, ओरल क्वेश्चंस, ओरल हो रहे हैं ये, देखो आप ये वाला आंसर बताओ भाई। n फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू 60, तो n क्या होगा? सॉरी, क्या क्वेश्चन, कैसे इक्वल हुआ ये, मतलब मैं समझा नहीं विधि, क्या क्वेश्चन है आपका? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6। अगर n फैक्टोरियल, हाँ तो विधि, अगर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल लिखा है, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल में है, ये देखो, यहाँ ये नहीं बोला है n इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल लिखा होता तो मतलब n इज इक्वल टू 720 होता। बट क्या बोला है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो भाई n बेसिकली क्या है? n तो एक नंबर है ना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, ये विधि नींद में आई है क्या आज भी? ये वाला क्वेश्चन आया सबको, n फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू 60, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, तो n इज इक्वल टू 5। प्रांजल ये वाला फिफ्थ वाला इलस्ट्रेशन हुआ आपसे? यस सर। चलो अगला वाला करेंगे। ओ ये आया कुछ बढ़िया क्वेश्चन। n+2 p3 रेशियो में है अपॉन n+1 p3, ये दोनों का रेशियो है 10:7। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से कि इतने अननोन वैल्यूज दिख रहे हैं तो कैसे आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली लॉजिक अप्लाई करना है आपको। आप खुद से करो, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे सर इतना घटिया क्वेश्चन था, आपने क्यों बताया। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो कि आपको आपको दो तीन मेथड सिखा रखे हैं मैंने एनपीआर निकालने के। आपको ये, आप पुराना वाले मेथड से करोगे तो शायद फटाफट आंसर भी आ जाएगा अभी। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। पूजा का आ गया 8, बहुत बढ़िया पूजा, समझ में आ रहा है मतलब अब। भाई बाकी लोग, वंशिका, प्रांजल, मनीषा, अनीता, ज्योति, विनीत, विनय, किसी को नैन्सी, नैन्सी तो कुछ बोल ही नहीं रही। नैन्सी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? नहीं आया तो मेरे को बताओ तो। नहीं समझ में आया, आओ करते हैं ये वाला क्वेश्चन।
अब n+2 p3 लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो n+2 p3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n+2 × n+1 × n, ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने इससे ज्यादा बड़ा हिंट में क्या दूं, अब नीचे आपको यही करना है वापस। तो नीचे क्या आएगा अब, n+1 × n × n−1। तो n+1 कट जाएगा n+1 से, n कट जाएगा n से, तो n+2 / n−1 = 10/7। अब आपको तो पता ही है क्या करना है। ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, n8 दिख रहा है ना सीधा सीधा। दिख रहा है कि भाई n की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n+2 10 हो जाता है और n−1 7 हो जाता है। आया नैन्सी समझ में अभी? देखो ये वाला मेथड भी हमने सीखा है, और हमको ये n/n भी आता है। तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड इजी है यूज करने के लिए, और वो यूज करके आंसर निकाल देना, ठीक है। आओ अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शुरू, अब आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप पहले, सबसे पहले तो, in how many ways three members of a family, husband, wife and daughter, can be arranged in a row for a group photograph? एक रो में खड़ा करना है हमको तीन लोगों को, फादर, मदर और डॉटर को। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है? 6। ये आया सबको समझ में? 6 कैसे आया? सबसे पहली पोजीशन पे फादर, मदर, डॉटर तीनों हो सकते हैं। सेकंड पे कौन होगा? मदर, डॉटर, या जो भी तीन में से दो बचते हैं, और लास्ट में एक ही बचता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3p3। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया मेरे पास तीन ब्लैंक पोजीशंस है, और मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? ये तीन ब्लैंक पोजीशंस है तो r, और टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? तो n। तो इसको 3p3 भी लिख सकता हूं मैं, यस सर। ठीक है। आंसर आया समझ में सबको ये वाला 3p3 कैसे लिखा? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही है अब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, मजा आएगा अब इसको करने में। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यूजिंग ऑल डिजिट्स 2, 5, 7 और 8, 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड। सीधी सीधी बात है, आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और ये 4 डिजिट्स दे रखी हैं आपको, 1, 2, 3 और 4। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी मेड? अब क्वेश्चन में हिंट क्या है? यूजिंग ऑल द डिजिट। तो ऐसा नहीं कि 2 2 2 2 2 बना दिया, 5 5 5 5 5 बना दिया, सारी डिजिट यूज करके बनाना है। तो टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल है? 24। 4 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अगर इसको हम परम्यूटेशन की लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको?
4p4 लिख सकते हैं हम इसको। परम्यूटेशन की लैंग्वेज अगर मैं पूछूं ना तो आपको हमेशा फॉर्मूला के टर्म्स में बताना है। तो ये 4p4 कैसा है, ये सबको समझ में आया। अब अब आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये देखो, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन नंबर्स। अब आपके पास 4 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि इवन हो। तो सबसे पहला तो भाई आपको ये पता करना पड़ेगा कि इवन नंबर निकालने के लिए इवन नंबर कैसे निकलता है। हाउ डू यू नो इफ एनी नंबर इज एन इवन नंबर। अच्छा 6 आएगा अमित तो इवन नंबर नहीं है। 2 या 2 की टेबल में आता हो, ठीक है। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 की टेबल में आ रहे हैं यहाँ पे। 2 नंबर ऐसे हैं। तो लास्ट डिजिट पे टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास रखने के लिए, 2। ये समझ में आया सबको। अरे मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है ये वाला। यहाँ पे 2 कैसा है ये सबको समझ में आया। सर लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि मेरे को ये बताओ, इवन नंबर के लिए मेरे को सबसे पहले लास्ट डिजिट फिक्स करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। अभी तक हम लोग स्टार्टिंग में रखते थे, बट अभी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इवन नंबर। नंबर तो मैं बना दूंगा पर इवन नंबर तो ये 2 डिजिट से ही कंफर्म होगा। ठीक है, तो अब इन दो में से यहाँ पे एक यूज हो गई है। तो यहाँ पे अब कितने ऑप्शन बचते हैं डालने के लिए, 3 बचते हैं। टोटल 4 डिजिट है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे हमारे पास रखने के लिए, 2 में से एक रख दिया होगा हमने। तो यहाँ 3, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बनता है, 3 × 2 × 2। अब इसको अगर परम्यूटेशन की लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट पोजीशन है इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि वंशिका 2p1। क्या मैं इस लास्ट पोजीशन के लिए ये लिख सकता हूँ 2p1 1, क्योंकि एक ही सिंगल पोजीशन है, सिंगल पोजीशन है ना। नीचे आर क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस लास्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 2 टोटल वैल्यूज है, इन 2 में से ही मैं एक को यूज करना है, तो 2p1। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 3। तो यहाँ पे नीचे तो आ गया 3, ऊपर क्या आएगा, p के। टोटल कितने ऑप्शंस अब अवेलेबल है इसके पास, 3। तो 3p3 × 2p1, इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। ये समझ में आया 3p3 × 2p1 कैसे बना। चलो अब सेम ये वाला रूल जो है ना, 3p3 2p1 ऐसे ही लिखना है तुमको। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर मेरे को आप लोग बताओगे इस फॉर्मेट में, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय 5। सेम रूल लगाना है आपको, 4 ब्लैंक्स बनाने हैं सबसे पहले तो। अब आपको लास्ट पोजीशन देखनी है सबसे पहले। भाई 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0 आता है। तो ये पोजीशन के लिए कितने नंबर अवेलेबल है हमारे पास, इस पोजीशन के लिए, लास्ट पोजीशन के लिए कितने नंबर अवेलेबल है हमारे पास। पंच का 4 नहीं होगा भाई, 1 होगा ना।
तो इस टोटल यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो एक ही नंबर आ सकता है, कौन सा, 5। तो एक पोजीशन पे एक नंबर, तो 1 P1 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे 3 पोजीशन है और बचे हुए कितने नंबर है, 3। तो ये लिख सकते हैं हम क्या, 3P3। इजी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि देखो आगे यही लॉजिक चलने वाला है, तो ये वाला अगर नहीं समझ में आया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो आओ, आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन 5000? आ जाएगा समझ में वंशिका, थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगा समझ में। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन 5000? लॉजिक लगाना है इन क्वेश्चंस में ज्यादातर, और कुछ नहीं करना है। अब आप मेरे को बताओ, 5000 से ग्रेटर होने के लिए सबसे पहला रूल क्या होगा, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर नहीं आ सकता, पहले तो 2 नहीं आ सकता, ये तो बहुत ही क्लियर बात है। बाकी कोई भी नंबर ले लेंगे वो ऑटोमेटिकली 5000 से बड़ा हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे कितने नंबर्स पॉसिबल है टोटल, 3। और इन बची हुई 3 पोजीशन पे कितने नंबर पॉसिबल है, 3। तो इसको ऐसे लग सकते हैं, 3P1 इंटू 3P3। क्या समझ में आया, नहीं आया वंशिका? नहीं आया सर, मेरे को भी नहीं आया। नहीं आया, चलो तो कल इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम